नमस्कार, मैं शशांक गौड़, आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्पेशल। आज हम बात करेंगे दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड के बीच एक अजीब सी राजनीतिक बहस चल रही है कि इस चुनावी महासमर में सत्यवादी कौन है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अब तो ये आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। चुनाव आने में बस कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में दिल्ली में नेताओं में सत्यवादी बनने की होड़ मची है और जनता के मुद्दे तो कहीं जाकर छिप ही गए हैं। अब असल बहस तो ये है कि चाल, चरित्र और चेहरे की, और जनता को बताने की कि किसके चेहरे पर कितनी कालिक है। दिल्ली के चुनावी रण में सत्यवादी कौन है, इस बात पर बहस भी जोरों पर चल रही है। दिल्ली में चुनावी जंग तेज हो गई है। पार्टियां एक दूसरे को घेरने के लिए ताबड़तोड़ रणनीतियां बना रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई इस बात को लेकर है और इस वक्त इस बात पर छिड़ी है, वो ये है कि दिल्ली में सत्यवादी बीजेपी है या आप। और ज्यादा गहराई में जाएं तो कह सकते हैं कि केजरीवाल सत्यवादी हैं या किरण बेदी। ये दिल्ली की जनता को तय करना है कि सत्यवादी आखिर है कौन। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति का स्तर कहां जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता जो अपने मुद्दे के लिए वोट देती है वो तो दिल्ली से कहीं गायब ही हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में भले ही ठंड अभी कायम है, मगर चुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी ने चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। पहले बहस न करने पर बहस हुई और अब आरोपों का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी का किरण बेदी पर आरोप है कि वो अन्ना के आंदोलन के समय से ही बीजेपी की भेदिया थी। उन पर यह आरोप है कि केजरीवाल जब अगस्त 2012 में कोयला आवंटन घोटाले में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और नितिन गडकरी के घरों का घेराव करने की योजना बना रहे थे, तब किरण बेदी ने गडकरी के घर का घेराव न करने का सुझाव दिया था। कहा जाता है कि तभी से केजरीवाल और किरण बेदी के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। अब किरण बेदी का कहना है कि यदि ऐसा था तो केजरीवाल ने मुझे आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव क्यों दिया था। मैं किसी से खफा नहीं हुई। अगर वो सोचते थे कि मैं सॉफ्ट थी तो फिर मुझे उन्होंने खुद ही सीएम की ऑफर क्यों की थी। उनका ये भी कहना है कि आपने नहीं, इसका जवाब मिला। उन्होंने मुझे सीएम की ऑफर क्यों की थी। उनका क्या ओके, अंडरस्टूड। क्यों की थी। अगर आप मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहे तो आप मुझे क्यों चीफ मिनिस्टर बनाने की ऑफर दे रहे हो। व्हाई। किरण बेदी के मुताबिक केजरीवाल खतरनाक और नकारात्मक सोच के नेता हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यदि किरण बेदी घर वापसी, लव जिहाद, लड़कियों के ड्रेस कोड तय करने और काले धन के रूप में चंदा लेने वाली पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनती हैं, तो उनके बारे में क्या राय रखनी चाहिए। दरअसल जब किरण बेदी ने बीजेपी ज्वाइन किया था और जिस ढंग से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ अरुण जेटली भी शामिल हुए थे और फिर आम आदमी पार्टी की साजिया इल्मी आई, तो लगा कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता जा रहा है। मगर जब कृष्णनगर में किरण बेदी पहली बार पहुंची तो कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। असल में बीजेपी की दिक्कत ये थी कि उनके पास केजरीवाल के मुकाबले वाला चेहरा नहीं था और केजरीवाल दिल्ली के दंगल को केजरीवाल बनाम मोदी बनाना चाहते थे। ऐसे में बीजेपी ने सोचा कि लड़ाई की मोहरों को बदल दिया जाए, लेकिन अब एक बाहरी को सीएम कैंडिडेट बनाकर बीजेपी ने अपने सभी गुटों को नाराज कर लिया है और यही सब गुट अब बेदी की लुटिया डुबोने के लिए एकजुट हो गए हैं। बीजेपी ने इसको देखते हुए एक बड़ी घेराबंदी की तैयारी की है। 70 सीटों के लिए 70 सांसदों और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। यदि बीजेपी सूत्रों का कहना माने तो बीजेपी ने इतने बड़े स्तर पर डाटाबेस तैयार किया है जिसमें हर एक वोटर का नाम, उसकी जाति, यदि वो दिल्ली से बाहर का रहने वाला है तो उसके गांव और उसके जिले का नाम तक शामिल है और वहां से आपको उस जिले का नेता फोन करेगा और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी अपने परंपरागत वोट और केजरीवाल के करिश्मे के भरोसे है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वोटर उन्हें एक मौका जरूर देंगे। यही वजह है कि केजरीवाल दोबारा सरकार न छोड़ने का भरोसा लोगों को दिला रहे हैं। केजरीवाल और किरण बेदी दोनों के साथ दिक्कत है कि दोनों फितरत से नेता नहीं हैं। केजरीवाल थोड़ा सीख गए हैं, मगर किरण बेदी को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
अभी संघ को भी ये तय करना है कि वो किरण बेदी के लिए ताकत कितनी झोंकेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों से प्रचार में जान फूंकने के लिए आ रहे हैं। आखिरी दिनों में जब चुनावी घमासान बढ़ेगा तभी तस्वीर साफ होगी, मगर शुरुआती दौर में बीजेपी थोड़ा नर्वस जरूर दिख रही है और आम आदमी पार्टी भी परेशान है। अब देखना होगा कि कौन दिल्ली का दिल जीतेगा। ये 10 फरवरी की विधानसभा चुनाव की मतगणना साफ कर देगी। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। दिल्ली अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए छावनी बनी थी, लेकिन उनके जाते ही दिल्ली में चुनावी युद्ध फिर से शुरू हुआ और ऐसा शुरू हुआ कि युद्ध की चिंगारी अब सभी नेताओं को जला रही है। दिल्ली में अवसरवादिता का शिगुफा आम आदमी पार्टी ने छोड़ा था तो चिंगारी कांग्रेस ने भी पकड़ी है और बीजेपी ने उस चिंगारी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के चेहरे को स्याह करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में सियासी अदालत लगी है, वो भी जनता की, और नेता फरियादी बने हैं। आवाम से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्या बनाया। दोस्ती में ऐसी दरार पड़ी कि आरोप लगाकर सुर्खियों में रहने वाले अपनों का ही चेहरा अब स्याह करने लगे हैं। चुनावी सरगर्मी है तो चेहरे की कालिख भी साफ करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि किसके चेहरे पर कालिख है और कौन सफेद पोश है, ये तय कौन करेगा। लोकतंत्र है, वैसे तो जनता ही तय करेगी, लेकिन नेताओं की बयानबाजी के बीच ऐसा लगने लगा है कि जनता तो वोटिंग के दिन ही जवाब देगी सो देगी। अब तो नेताओं के बयान भी शीत युद्ध की तरह छिड़ने लगे हैं। हाथ पैरों की लड़ाई नहीं, बस अंदर से किसको कितना काला दिखाना है, अब लड़ाई इस पर छिड़ी है। बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने सफाई दी तो फिर से आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया और पुराने मुद्दों से समझौता करने का आरोप मढ़ दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये तो माना है कि उनकी तरफ से किरण को सीएम पद का ऑफर देना एक गलती थी, लेकिन अपनों के जाने का दुख भी कहीं न कहीं आप नेताओं के बयानों में झलक रहा है। में नहीं, तमाम चीजें जो अब निकल के आ रही हैं, अब निकल के आ रहा है कि उनके खिलाफ तमाम उनका कोई विजन नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। जिन मुद्दों के लिए वो संघर्ष करती रही उनके साथ वो समझौता कर चुकी है सीएम की कुर्सी के लिए। ये रवैया मैं तब नहीं पता था भाई। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, किसी को भी लगता है कि मैं नहीं ऑफर करना चाहिए था, तो हमें ये ठीक है, गलती हो गई। अभी तक राजधानी दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आने की वजह से छावनी बनी हुई थी। वो चले गए हैं तो राजधानी की गलियां फिर से चुनावी गुलजार हो गई हैं, जैसी साल 2013 के अक्टूबर-नवंबर महीने में रही थी। जनता फिर से नेताओं का सियासी मुकद्दर लिखेगी, लेकिन इस बार का नजारा बिल्कुल अलग है। अब करप्शन, लोकपाल, काले धन का शोर कम है, चाल चरित्र और चेहरे की लड़ाई ज्यादा है। दो बेदाग चेहरे सत्ता की धुरी में आमने सामने हैं और जब फाइनल मुकाबले में दोनों सियासी खिलाड़ी एक ही स्कूल के विद्यार्थी हों, अनुभव और रौबदार चेहरा हो, बेदाग छवि और प्रशासनिक अनुभव हो, तो मुकाबले में रोमांच तो आना ही है। ऐसे में जीत के लिए कूटनीति का सहारा लेना भी लाजमी है। केजरीवाल पहले वाले चुनाव की तरह इस बार भी विपक्षी पार्टियों पर कोई साजिश या स्टिंग ऑपरेशन रचने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले एक फर्जी स्टिंग दिखाया गया, करने की कोशिश की गई और वो बाद में पता चला, 2 दिन बाद ही पता चला कि पूरा स्टिंग फर्जी था। ये उनका लास्ट डिच एफर्ट था पिछली बार भी विरोधियों का, और अभी भी हमें जानकारी मिली है कि विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इसी तरह से कुछ फर्जी आरोप लगाने वाली हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। पूरे दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। आप टीवी चैनल वालों के सर्वे भी दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पूरे संगठित तौर पे चुनाव लड़ रही है। इससे दूसरी पार्टियां बुरी तरह से बौखला गई है और एक बहुत ही सीनियर लीडर जो कि अखबारों में, टीवी चैनलों में स्टोरीज प्लांट करने के लिए बहुत मशहूर है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा है और आने वाले कुछ दिनों में
वो अपनी कुछ स्टोरीज प्लांट करेंगे। आरोपों और साजिश के बीच दिल्ली की राजनीति अब पूरे चरम पर है। कौन किसके खिलाफ साजिश रच रहा है, ये तो उसकी साजिश बेनकाब होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जनता अपने दिल में किसको बेनकाब करके बैठी है, ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली ने पिछले साल भी आरोपों की राजनीति बखूबी देखी थी और इस बार भी दिल्ली में वही आरोपों की राजनीति चल रही है, जहां जनता के मुद्दे तो गायब हैं, लेकिन नेता अवसरवादिता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे नेताओं के लिए तो बेहतर होगा कि कौन अवसरवादी है ये जनता पर ही छोड़ दें, क्योंकि आखिर में फैसला तो वही करेगी कि अवसरवादी कौन है और दिल्ली का अपना कौन। फिलहाल दिल्ली में शीत युद्ध चरम पर है। कौन किस पर क्या आरोप कब और किस टाइमिंग पर लगा दे और उसका रिएक्शन कितना पार्टियों के लिए परेशान कर जाए, ये पता नहीं, क्योंकि दिल्ली का ये शीत युद्ध है और जनता ही इस शीत युद्ध में दिल्ली का मुकद्दर लिखेगी। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले से अपनी जड़ें जमा चुकी है, तो बीजेपी ने किरण बेदी के चेहरे के सहारे अपनी नैया पार लगाने की सोची है। लेकिन बीजेपी को अब मुश्किल हो रही है कि किरण बेदी की रैलियों में ज्यादा भीड़ ही नहीं जुट पा रही। ऐसे में बीजेपी आला कमान ने अब सारी कमान अपने हाथों में ले ली है और अब पीएम मोदी भी दिल्ली के रण में 4 रैलियां करेंगे। बीजेपी ने एक मीटिंग की जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अमित शाह ने पार्टी नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है और अपनी उड़ान को रोककर जमीन पर कदम रखने की हिदायत दी है। दिल्ली में एक अजीब तरीके की राजनीति का दौर चला है। दिल्ली में एक दूसरे पर कालिख पोतने की जो सियासी लड़ाई छिड़ी है, उसने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जनता सही फैसला तो लेगी, लेकिन जिस तरीके के आरोप आप, कांग्रेस और बीजेपी लगा रही हैं, ये अपने आप में बेहद गंभीर हैं कि देश की राजनीति आखिर जा किस ओर रही है। ये जनता को सोचने की अब जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बराक ओबामा के जाते ही थोड़ा सा मंद हो चुके दिल्ली के चुनावी दंगल में फिर से तल्खी आ गई है। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर ओबामा यात्रा को चुनाव में भुनाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने विपक्ष पर बौखलाहट की तोहमत मढ़ दी है। इस बीच अब सभी पार्टियों ने दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए कमर कस ली है। पोस्टरों के जरिए भी लड़ाई में तेजी आई है। इस बीच आप सुप्रीमो केजरीवाल को चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है कि वो भविष्य में ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। मंगलवार दोपहर जैसे ही ओबामा अपनी यात्रा पूरी कर लौटे, तो बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी की ओर से तुरंत बयान आ गया। किरण बेदी ने कहा कि अगर इस उड़ान के साथ दिल्ली नहीं जुड़ी, यानी दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं बनी, तो सब कुछ बिखर जाएगा। आज ओबामा जी आए, सारा हिंदुस्तान उड़ रहा है ना, सारा हिंदुस्तान उड़ रहा है और दुनिया का नंबर 1 देश दिखने लग गया है। दिल्ली अगर उस उड़ान के साथ ना जुड़ी, उस उड़ान के साथ, तो कटी कटी दिखेगी। उनके इस बयान पर तुरंत आपत्तियां भी आने लगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ओबामा की यात्रा को सियासी रंग दे रही है। दरअसल बीजेपी नेता किरण बेदी ने ओबामा के दौरे को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया था। अब इन बातों को सुनकर आखिर कांग्रेस और आप कैसे चुप रह सकती थी। किरण बेदी की इन तमाम बातों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अवसरवादिता से जोड़ दिया। मुझे लगता है कि इससे बीजेपी की बेचैनी और बेबसी सामने आती है कि अब उनको ये लग रहा है कि अगर कहीं से काम नहीं बन रहा है तो हो सकता है ओबामा के विजिट के सहारे ही 1-2% वोट मिल जाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को रामलीला के मैदान में एक बड़ी रैली का, चुनावी रैली का आयोजन करना चाहिए और उसमें ओबामा जी से भाषण करवाएं। कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री शायद विदेशी सहयोग से भारत को चलाना चाहते हैं, भारत के चुनाव जीतना चाहते हैं, भारत पर प्रभाव डालना चाहते हैं। आपने शुरू से ही किरण बेदी को अवसरवादी कहना शुरू कर दिया था, तो अब कांग्रेस भी किरण को अवसरवादी बता रही है। ओबामा की इस यात्रा के बाद बीजेपी, कांग्रेस, आप दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के पोस्टरों में फोटो के इस्तेमाल को लेकर बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने केजरीवाल को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने बिना पूछे किरण बेदी की फोटो का इस्तेमाल पोस्टर में किया और इन पोस्टरों को दिल्ली में ऑटो के पीछे लगाया। इनको तुरंत हटाया जाए वरना कानूनी कार्रवाई होगी। किरण ने आम आदमी पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
शनिवार को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की ऑटो के पीछे अरविंद केजरीवाल और किरण के पोस्टर लगाए थे, जिसमें किरण बेदी को अवसरवादी बताया था और अरविंद केजरीवाल को ईमानदार। किरण बेदी ने बिना पूछे इस तरह फोटो इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई थी, तो बीजेपी के तमाम नेता भी केजरीवाल के इस स्टंट पर आग बबूला दिखे थे। खुद अरविंद केजरीवाल अवसरवादी नहीं है क्या है अवसरवाद का मतलब, समझ में नहीं आता है। तो मुझे लगता है अगर किरण बेदी जी की तरफ से या भाजपा की तरफ से इस तरह के पोस्टर्स आते, भगोड़ा बनाम ईमानदार, तो अरविंद केजरीवाल को कैसा लगता। अगर पोस्टर आते पलटू बनाम ईमानदार, तो अरविंद केजरीवाल और उनके अंधभक्तों को कैसा लगता। अगर एक पोस्टर लगाया जाता कि बच्चों की झूठी कसम खाने वाला बनाम ईमानदार, तो अरविंद केजरीवाल को कैसा लगता। मुझे भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, जैसे कि उन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। अफसोस की बात है अभी भी लोग उनके झांसे में आए हुए हैं, और कई लोग तो टूटे हैं, बहुत सारे लोग टूटे हैं, और अभी तक एक भ्रम की स्थिति उन्होंने अपने बारे में की है। और आपको पता चलेगा उनके कैंडिडेट्स के बारे में, मेरे पास प्रमाण भी हैं, बाकायदा FIR रिपोर्ट्स हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव आयोग में आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई और मांग की कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री का नामांकन रद्द किया जाए। बीजेपी ने जहां केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो चुनावों से पहले उस पर वोटरों को रिश्वत देने का आरोप लगाकर उसे बदनाम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने कहा कि अपने नामांकन पत्र में गलत पता बताकर वो लोगों से धोखा कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्टर बनने के चक्कर में, घर खोजने के चक्कर में सारे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि ब्यूरोक्रेट रहा है। कभी वो बात करते हैं पैसे, लालच इत्यादि की, तुम पैसे सबसे खाओ, कभी कुछ। तो इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा कि भारत का प्रजातंत्र राइट टू रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, राइट टू पीपल्स इलेक्शन जो RP है, उसके तहत जो पर्जरी करता है धारा 33 के तहत, उसमें उसकी सज़ा 125A में है, जो कि 6 महीने सज़ा एंड कैंसलेशन ऑफ नॉमिनेशन। वो सब इनके द्वारा इनवाइट की गई हैं। उसके तहत मामला बहुत सीरियस है और उसको जल्दी निपटाया जाना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन में खत्म हो। राजनीति किसी भी चीज पर हो सकती है। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी के कपड़ों के डिजाइन को लेकर उन पर निशाना साधा है। आपके कई नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा कि यहाँ लोग बगैर कपड़ों के सोते हैं, और प्रधानमंत्री ने ऐसा सूट पहना है जिन पर उनका नाम लिखा है। दिल्ली की राजनीति अब इतने चरम पर पहुंच चुकी है कि सही क्या है और गलत क्या है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस राजनीति करनी है और लोगों के वोट पाने के लिए हर रास्ते अख्तियार करने हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में जाते हों। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। जैसा कि राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिद्वंदियों को घेरने के लिए और जनता की नजरों में झूठा साबित करने के लिए तरह तरह के स्टंट अपना रही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नेताओं को कड़ी फटकार लगाई है। तो अब बीजेपी नेता भी चार्जिंग मोड में आ गए हैं। इसलिए आज से बीजेपी ने तय किया है कि वो आम आदमी पार्टी से रोजाना 5 सवाल पूछेगी, जिसका आगाज आज बीजेपी ने शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन सिर्फ इतना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। देखिए रिपोर्ट। देश के दिल दिल्ली में संग्राम छिड़ा है। संग्राम सत्ता का है। चुनावी मैदान भी सज गया है। योद्धा भी आमने सामने हैं। संग्राम जीतने के लिए पार्टियां हर मोर्चे पर बटालियन तैनात कर चुकी हैं। लेकिन इस चुनाव में मोदी लहर पर सवार बीजेपी की हवा निकलती हुई दिख रही है। इसलिए विरोधियों को मात देने के लिए 17 केंद्रीय मंत्री, 120 सांसद, 13 राज्यों के कार्यकर्ता, 7 दिन में 250 रैलियां, इतना सब कुछ एक नई और क्षेत्रीय पार्टी के लिए। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से हर दिन 5 सवाल अलग से किए जाएंगे। सवाल नंबर 1, चुनाव से पहले कहा था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन चुनाव बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों किया? पहला सवाल, The first question today is on 2nd December 2013,
he had said to form a government, he will have no tie-up with the Congress. And prior to this, even in the election campaign, he had taken a vow over his son that he will never partner the Congress party. Then why is that? On 23rd of December 2013, he announced, we are forming the government in Delhi, and he said the people of Delhi want it. सवाल नंबर 2, सरकार बनने पर शीला दीक्षित के खिलाफ केस दर्ज करूंगा, दस्तावेज जनता के सामने लाऊंगा, लेकिन शीला के खिलाफ दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि आने के पश्चात सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो सबसे पहला जांच दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करेंगे, शीला दीक्षित जी के खिलाफ। और उन्होंने भी ये साफ कहा था कि मैं दिल्ली के भ्रष्टाचार पर दस्तावेज दिल्ली की जनता के सामने लाऊंगा। सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहेगी कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ, श्रीमती शीला दीक्षित जी के खिलाफ, उन्होंने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया और मुकदमा उन्होंने दर्ज क्यों नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहेगी। सवाल नंबर 3, केजरीवाल आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, लाल बत्ती से बचना चाहते हैं, एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं रखने का दावा किया था, फिर यूपी सरकार से जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों ली गई? वो आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, लाल बत्ती से दूर रहना चाहते हैं। वैसे अभी वर्तमान की सरकार में हमारे और भारत सरकार के बहुत मंत्री, चाहे वो निर्मला जी हो, राजीव प्रताप रूडी हो, अरुण जेटली हो, वेंकैया नायडू हो, औसतन हमारे गाड़ियों पर लाल बत्ती आपको नहीं दिखेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी करीब है आम जनता से। उन्होंने एक एफिडेविट किया था 7 जून 2013 को, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आम जनता की सुरक्षा के लिए, आम जनता के साथ मैं अपने पास एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं रखूंगा। तो आखिर में जब वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में निवासी थे, जहां उनका घर था, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से जेड कैटेगरी के 30 आरक्षियों को अपनी सुरक्षा में क्यों स्वीकार किया? सवाल नंबर 4, जब उन्होंने कहा था कि वो अपनी वैगनार से चलेंगे, तो फिर एसयूवी की मांग क्यों की गई, फिर लग्जरी कार से क्यों चलने लगे? भारतीय जनता पार्टी would like to know and would like to place on record that when he came for swearing in, he traveled in a metro, he used a Wagon-R to come for the swearing in. Then why did his government initiate a move to ask for SUVs to be used for official purpose? The Bharatiya Janata Party would like to know. सवाल नंबर 5, केजरीवाल ने प्राइवेट विमान में यात्रा करने पर सवाल उठाए थे, लेकिन चंदा उगाही के लिए भी बिजनेस क्लास से नीचे सफर क्यों नहीं करते हैं? लोकसभा चुनाव के बारे में मैं इसलिए ये सब आपको सवाल पूछ रहा हूं, उनसे पूछना होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि देश के उद्योगपति और देश के लोग दौरा करते हैं विमानों में, और उसका उन्होंने खिलाफ किया था। कहा था कि चुनाव अभियान के दौरान प्राइवेट जेट में यात्रा करना ये बिल्कुल गैर सिद्धांतिक है। ये केजरीवाल या उसी दौरान उन्होंने इस बड़े विमान का अपने निजी चार्टर का उपयोग क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहे। बीजेपी ने सवाल पूछा तो आम आदमी पार्टी सवाल पर भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रही, और आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उसमें कुछ तो न्यू होना चाहिए, इतने पुराने और बासे सवाल उठा के कैसे वो करेंगे। पर जब इस तरह के सवाल उठने शुरू हो जाएं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं घबराहट है, कहीं चिंता है। अरुण जेटली को बजट से पहले लाया जा रहा है, दिल्ली का चार्ज दिया जा रहा है, कहीं घबराहट है। इतने मंत्रियों को लाया जा रहा है, कहीं पैनिक है। तो जिसे वो कहते हैं ना, मामला गड़बड़ है, कुछ मामला गड़बड़ है। घबराई हुई है बीजेपी,
रही बात सवालों की, हम कहते हैं भाई 5 नहीं आप 50 सवाल पूछिए। आ जाइए ना मंच पे, किरण बेदी जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, जितने सवाल पूछने हैं उतने पूछें, जितने जवाब चाहिए उतने हों। सारे देश की जनता देख ले पर्दे के पीछे छुप छुप के सवाल क्यों पूछ रहे हैं, और वो भी बासे। इतनी भारी फौज उतारना पार्टी के डर की ओर इशारा कर रही है। जब डर लगता है तो इंसान को उसकी छाया भी डराने लगती है। यही वजह है कि इस चुनाव में नजारा बिल्कुल अलग है। जीत का परचम लहराने वाली पार्टी अपने ही गढ़ में घिर चुकी है और इस संकट से उबरने के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को विभागीय कामकाज से इतर चुनाव प्रचार में लगा दिया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के योद्धा पार्टी की कश्ती को किनारे लगा पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। जनता का दिल जीतने के लिए नेता क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाते हैं। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। नमस्कार।